हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज मनीष प्रजापति, योर बायो एजुकेटर। और हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई को हम 2 पार्ट्स में कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं और आज हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज हम करने वाले हैं क्लासिफिकेशन। इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर फंजाई के जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है थैलेस का, ठीक है, जैसे सेप्टेट था, ए सेप्टेट था, माइसीलियम किस तरह से ऑर्गेनाइज होता है और उसके बाद इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होती है, वो सब कैरेक्टरिस्टिक्स हम कर चुके हैं। तो अब क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्लासिफिकेशन में हमने इसके मेन 4 ग्रुप पढ़ने हैं। इसको 4 ग्रुप के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसमें फाइकोमाइसीट्स, एस्कोमाइसीट्स, उसके बाद ड्यूटेरोमाइसीट्स, बेसिडोमाइसीट्स, ये सब आते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप हम ले रहे हैं फाइकोमाइसीट। फाइकोमाइसीट्स कौन से हैं इसके अंदर? ये फाइकोमाइसीट्स सबसे जो लोवेस्ट क्लास है इसकी फंजाई की, जो सबसे मतलब सबसे पहले वाले जो आते हैं वो होते हैं फाइकोमाइसीट्स। मोस्टली एक्वेटिक है, कुछ टेरेस्ट्रियल भी हैं, लेकिन मोस्टली एक्वेटिक फंजाई है इसके अंदर। माइसीलियम कैसा है इसका? सीनोसाइटिक है। अब मैं ये सब बता चुका हूँ पहले ही। सीनोसाइटिक, सेप्टेट, एसेप्टेट कैसा होता है। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल हो सकती है, एसेक्सुअल भी हो सकती है, ये सेप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं। इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कैसा है? सेप्रोफाइटिक भी हो सकता है और पैरासाइटिक भी होता है। वेल नोन एग्जाम्पल इसका है राइजोपस, जिसको ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं। आपने देखा होगा जो ब्रेड लेके आते हैं उसके ऊपर जब वो खराब होती है तो उसके ऊपर कुछ ब्लैक कलर के, कुछ ब्राउन कलर के, येलोइश कलर के, डार्क ब्लैक कलर के स्पॉट्स आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे ये स्पॉट्स यहाँ पे आए हुए हैं। ये स्पॉट्स किसके होती हैं? जो राइजोपस होता है। राइजोपस क्या है? फंगस है। उसके कुछ जो स्पोर होते हैं वो यहाँ पे आगे गिर जाते हैं और वो ग्रो करते हैं। तो ये ब्रेड दिखाया है और ब्रेड के ही जो स्पोर्ट है इसके ऊपर लगा हुआ है, उसको एनलार्ज करके दिखाया हुआ है कि ये जो है इस तरह से ग्रो कर रही है। तो ब्रेड मोल्ड क्या है? राइजोपस है, जो कि ब्रेड के ऊपर ग्रो कर रही है। तभी तेरे को सेप्रोफाइट बोलते हैं। सेप्रोफाइट का मतलब क्या है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट आता है आपके पास एस्कोमाइसीट। एस्कोमाइसीट को सैक फंजाई भी बोलते हैं। देखिए इनकी स्ट्रक्चर की वजह से इनको सैक फंजाई बोल सकते हैं। आप ये डायग्राम देख सकते हैं, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर, सैक लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे बनी हुई है। इस पिक्चर के अंदर आप साफ देख सकते हो कप शेप इसके अंदर बनी हुई है। तो ये क्या है? सैक फंजाई है। इसके अंदर जो स्पोर बनते हैं, स्पोर विंग जो बॉडी होती है उसको बोलते हैं एस्कस, और इसीलिए इसको हम एस्कोमाइसीट बोलते हैं। और ये जो स्पोर होते हैं इसके अंदर वो होते हैं एस्कोस्पोर्स। तो इसके अंदर कैसे हैं? हैप्लॉइड फंजाई है, सारे के सारे जितने भी हैं हैप्लॉइड हैं। ठीक है जी, ये आपको याद रखना है। ये भी सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक कुछ भी हो सकते हैं इसमें भी। माइसीलियम ब्रांच्ड है और सेप्टेट है। फॉर्मेशन ऑफ सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, जिसको हम एस्कस बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है? एस्कस बनते हैं। एस्कस क्या है? कुछ एक फ्रूटिंग बॉडी है जिसके ऊपर क्या कहते हैं? स्पोर बनते हैं। तो उनको क्या बोल दिया? एस्कस बोल दिया, और इनका नाम एस्कोमाइसीट इसीलिए बना हुआ है। और ये एस्कस क्या है? स्पोर बियरिंग हैप्लॉइड, स्पोर बियर होते हैं इसके ऊपर, ठीक है, हैप्लॉइड स्पोर होते हैं इसके ऊपर, और इसीलिए इनको एस्कोस्पोर बोलते हैं। तो एस्कस क्या है? एक बॉडी है, फ्रूटिंग बॉडी, जहाँ पे क्या लगेगा? स्पोर लगेंगे। उन स्पोर को क्या बोल दिया? एस्कोस्पोर्स। वेल नोन एग्जाम्पल सेक्रोमाइसीस सर्विसेज है, जिसको हम ईस्ट बोलते हैं। ईस्ट को आप सब जानते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। दूसरा है पेनिसिलियम नोटानम नोटाटम, और ये भी क्या है? एक एस्कोमाइसीट है, फंजाई है। तो ये सब एग्जाम्पल आपको पता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास बेसिडियोमाइसीट। तो थर्ड ग्रुप हमारे पास क्या है? बेसिडियोमाइसीट्स। बेसिडियोमाइसीट्स क्या है? इसमें भी बेसिडियोमाइसीट्स में बेसिडियो नाम क्यों बना है इसका? क्योंकि इसके ऊपर जो फ्रूटिंग बॉडी बनेंगे उसको बोल रहे हैं बेसिडियम, और उस फ्रूटिंग बॉडी जिसपे स्पोर लग रहे हैं उसको बोल देते हैं, उन स्पोर्स को बोल देते हैं बेसिडियो स्पोर्स। तो इसमें भी क्या है? सबसे जो मोस्ट इवोल्व, सबसे जो मॉडर्न, सबसे जो इवोल्व हाईली हाई लेवल की जो फंजाई आएगी, बेसिडियोमाइसीट्स के अंदर आएंगी। इनके अंदर भी क्या है? माइसीलियम कैसा है? सेप्टेट है और बहुत ज्यादा
ब्रांच्ड होता है। सबसे बड़ी खास बात इसकी एक है, इसके अंदर एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं बनते, नहीं दिखते हैं। किसी भी स्पीशीज के अंदर अभी तक नोटिस नहीं किया गया है कि इस बेसिडियोमाइसीट जो ग्रुप है, इसके अंदर किसी भी तरह का कोई एसेक्सुअल स्पोर की बात हो रही है, एसेक्सुअल स्पोर नहीं बनते हैं। सेक्सुअल स्पोर बनते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? बेसिडियोस्पोर्स। इनके अंदर जो है क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर्स बनती है, उसको क्या बोलते हैं? बेसिडियम। और उसी बेसिडियम पे क्या बनते हैं? एक एक बेसिडियम पे 4 स्पोर लगे होते हैं, और उन स्पोर को क्या बोलते हैं? बेसिडियोस्पोर। और ये बेसिडियोस्पोर कौन से होते हैं? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए हैं, क्योंकि हम पहले ही बात कर चुके हैं, इनके पास ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। इसके द्वारा जो स्पोर्स होते हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विदाउट स्पोर होती है। ठीक है, तो दूसरे मेथड जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हैं, वो इसमें होते हैं, स्पोर वाले नहीं होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो स्पोर बनते हैं, उनको बोलते हैं बेसिडियोस्पोर्स। तो इसका जो वेल नोन एग्जांपल है मशरूम, जिसको एगेरिकस बोलते हैं। एक पक्सीनिया है, ये भी इसका एग्जाम्पल है। कि फोटो में आप देख सकते हो, आपने सबने देखा है मशरूम। कुछ मशरूम क्या होती हैं? एडिबल होती हैं, हाईली न्यूट्रिशियस होती हैं, उनको यूज किया जाता है। लेकिन कुछ एक जो मशरूम्स हैं, वो एडिबल नहीं है, उनको खाया नहीं जा सकता, वो बहुत ज्यादा पॉइजनस है। तो बेसिडोमाइसिड, इनको क्लब फंजाई भी बोला जाता है, या पफ फंजाई भी बोला जाता है, क्योंकि इनकी अपीयरेंस की वजह से पफी जो इनकी जो स्ट्रक्चर होती है, बड़ी पफी होती है, इसके लिए भी इनको पफ फंजाई बोलते हैं। ठीक है, क्लब फंजाई भी बोलते हैं। ये आपको मिल जाएंगी बहुत सारे जो ट्रीज हैं, उनकी जो बाक्स हैं, उनकी जो ब्रांचेस हैं, उनके ऊपर भी ये कई बार ग्रो कर जाती है। तो अलग अलग जो इनके हैबिटेट है, वहां पे ये रह सकती हैं। तो लास्ट आता है हमारे पास ड्यूटेरोमाइसीट। ड्यूटेरोमाइसीट की इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, पूरी की पूरी क्लास के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती है, और इसलिए इनको क्या बोलते हैं? फंजाई इम्परफेक्टी। एक और इंटरेस्टिंग बात इस ग्रुप के बारे में ये है कि इस ग्रुप के अंदर अगर कोई भी अगर लगाई हुई है, ग्रुप लगाया हुआ है कोई भी, इसके अंदर मान लो कोई भी एक नई हमें फंगस मिलती है, और उसके बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो हम क्या करते हैं? उसको डिट्यूरोमाइसीट के अंदर रख देते हैं। कोई एक नई फंगस जिसके बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, बस नई नई उसको पता लगा है, तो उसको क्या करते हैं? डिट्यूरोमाइसीट फंगस के अंदर रख देते हैं। जैसे ही उसके अंदर किसी भी तरह की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पता चलती है, मान लो कोई भी एक फंजाई मिली है, और उसके अंदर उसको हमने डिटोरोमाइसीट के अंदर रख दिया है, जैसे जैसे उसके बारे में और ज्यादा सर्च होती रही, और ज्यादा उसके बारे में पता लगता गया, और ये पता चलता है कि इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, तो फिर उसको उस डिटोरोमाइसीट जो ग्रुप है, वहां से निकाल दिया जाता है, और जिस ग्रुप के साथ इसके सबसे ज्यादा कैरेक्टर मिलते हैं, उसके अंदर इसको डाल दिया जाता है। तो जो भी नई अगर ऐसी कोई फंजाई मिलती है जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती है, तो उसको डिटोरोमाइसीट के अंदर रख देते हैं। और अगर उसके अंदर पता चल जाता है बाद में कि इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, तो जिस भी ग्रुप के साथ बेसिडोमाइसीट, फाइकोमाइसीट या एस्कोमाइसीट, जिसके भी साथ ज्यादा कैरेक्टर मिलते हैं, उसी के अंदर उस ग्रुप के अंदर उस फंजाई को डाल दिया जाता है। अदरवाइज जिस भी फंजाई के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगी, उसको डिटोरोमाइसीट के अंदर रख दिया जाएगा। तो नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस। माइसीलियम इसमें भी ब्रांच्ड होता है, सेप्टेट होता है। मोस्टली कैसे हैं? पैरासाइटिक होते हैं, कुछ एक सेप्रोफाइटिक भी हैं। तो मोस्टली क्या है? जो फंगस है, क्या करती हैं? डिजीज कोज करती हैं। एग्जाम्पल इसमें है ट्राइकोडर्मा, अल्टरनेरिया, ये सब इसके एग्जाम्पल है। और यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो इस फंजाई का। तो ये ट्राइकोडर्मा का एक एग्जाम्पल दिया गया है, इस पिक्चर में आप इसको साफ साफ देख सकते हो। ओके, क्लासिफिकेशन पढ़ने के बाद हमें एक चीज इंटरेस्टिंग और पता होनी चाहिए फंजाई के बारे में, कि जो फंजाई होती है, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ भी क्लोज एसोसिएशन, एक बेनिफिशियल एसोसिएशन बना के रहती है। और उसके दो मेन एग्जांपल हैं, लाइकन्स एंड माइकोराइजा। लाइकन्स एंड माइकोराइजा। ठीक है, तो ये एसोसिएशन कैसी होती है? उस एसोसिएशन को बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन,
ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन एक ऐसी एसोसिएशन है जिसमें दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म साथ मिलकर रहते हैं और एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं। मतलब अगर दोनों साथ रहेंगे तो एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज को क्या करेगी, बेनिफिट देगी, उसको क्या देगी, बेनिफिट देगी। तो बेनिफिट एक दूसरे को दे रहे हैं और दोनों को ही एक दूसरे से बेनिफिट मिल रहा है, तो मतलब दोनों क्या है, प्लस प्लस में है, दोनों को किसी को भी नुकसान नहीं है, लॉस नहीं है, दोनों को ही प्रॉफिट हो रहा है। तो ऐसी एसोसिएशन को बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन, या ऐसे फिनोमेना को बोलते हैं सिम्बायोसिस। तो ये भी एसोसिएशन रखती है। तो फर्स्ट एग्जांपल आपके पास लाइकन आता है, दूसरा आता है माइकोराइजा है। लाइकन क्या है, एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसके अंदर फंजाई और ये एल्गी मिलके रहते हैं। मतलब फंजाई और एल्गी जब मिलकर एक जगह पर रहेंगे, ऐसी एसोसिएशन को क्या बोलेंगे, लाइकन्स। मतलब इस जो स्ट्रक्चर बनेगी, फंजाई और एल्गी मिलके जो एक स्ट्रक्चर बनाएंगे उसको बोल देंगे लाइकन। ठीक है, जैसे यहाँ पे तीन मैंने आपको डायग्राम दिखाए गए हैं। फर्स्ट डायग्राम देख सकते हो आप, एक ट्री है की एक ब्रांच है, उसके ऊपर इस तरह से फ्रूटिंग बॉडी ये लगी हुई है, इस तरह से एक बॉडी बनी हुई है, ये क्या है, लाइकन है। ऐसे इस प्लांट के ऊपर भी आप देख सकते हो, ये ग्रीन कलर के अंदर एक जो स्पॉट्स लग रहे हैं आपको दिख रहे हैं, ये क्या है, लाइकन है। ऐसे ही यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो थर्ड पिक्चर है इसी की, इस पे भी जो है लाइकन लगी हुई है। तो जितने भी स्पॉट लगे हुए हैं ये सारे क्या है, लाइकन। और ये किसके बने हैं, इसके अंदर फंजाई और एल्गी दोनों मिलके रह रहे हैं। एल्गी क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करती है, फोटोसिंथेसिस करके क्या बनाएगी, फूड प्रिपेयर करेगी, और फूड प्रिपेयर करेगी तो दोनों को मिलेगा। फंजाई क्या करती है, फंजाई एक तो न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है, जो न्यूट्रिएंट्स होंगे उनको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगी। दूसरा, जो दूसरे इन्फेक्शन है उनसे भी बचाती है। ठीक है, तो एक दूसरे को बेनिफिट दे रहे हैं। ऐसे ही माइकोरेजा है। माइकोरेजा क्या है, एक ऐसी स्ट्रक्चर जिसमें दोनों एसोसिएशन किस किसकी होती है, हायर रूट्स के साथ किसकी होती है, फंजाई की। मतलब जब फंजाई हायर जो प्लांट्स हैं उनकी रूट्स में रहती है, तो ठीक है, वो एक दूसरे को क्या करती है, बेनिफिट देती है। तो उसको क्या बोलते हैं, माइकोरेजा। यहाँ दिखाया गया एक प्लांट, और इस प्लांट की जो रूट्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या है, फंजाई लगी हुई है। तो ये दोनों क्या कर रही हैं, एक दूसरे को बेनिफिट दे रहे हैं। ऐसी एसोसिएशन को क्या बोलते हैं, माइकोराइजा। यहाँ पे एक प्लांट दिखाया गया है, ठीक है, उसके ऊपर क्या है, यहाँ पे आप एक नेट दिख रहा होगा, ये नेट क्या है, एक जाल सा बना हुआ है, वेब बना हुआ है। ये क्या है, रूट्स के साथ जो फंजाई है वो इनकॉर्पोरेट हो रही है, उसके अंदर मिली हुई है ना, उसके साथ एसोसिएशन बनाया हुआ है। तो दो एसोसिएशन हमने पढ़ी है, एक लाइकन पढ़ी है और एक माइकोराइजा। इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो फंजाई को कंप्लीट करने के बाद अब हमारे पास वायरस आते हैं। वायरस को हमने पढ़ना है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। क्लासिफिकेशन में हमने सबसे पहले किंगडम पढ़ा है, किंगडम मोनेरा, फिर पढ़ा है हमने किंगडम प्रोटेस्टा, और फिर पढ़ा है किंगडम फंजाई। तीन हम पढ़ चुके हैं, दो किंगडम हमारे पास बाकी हैं, किंगडम एनिमलिया और किंगडम प्लांटी। किंगडम एनिमलिया और किंगडम प्लांटी को हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, तो इनके लिए हमारे पास सेपरेट चैप्टर्स हैं, तो उनके अंदर ही हम इनको डिस्कस करेंगे। इनकी क्लासिफिकेशन क्या है, इनकी लाइफ साइकिल क्या है, इनके जो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हैं, वो सब हम सेपरेटली नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक चीज आती है कि हमने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ लिया, फंजाई के बारे में पढ़ लिया, प्रोटिस्ट जो थे उनके बारे में पढ़ लिया, लेकिन वायरस के बारे में अभी तक नहीं पढ़ा है। तो इस चैप्टर के जो लास्ट टॉपिक है हमारे पास, वो वायरस है। वायरस क्या है, सबसे जो मोस्ट प्रिमिटिव एजेंट्स है इन्फेक्शियस, नॉन सेलुलर है, इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सेलुलर नहीं है। सेल की आपके पता होगा, सेल में क्या होता है, एक सेल मेम्ब्रेन होती है, तो सेल मेम्ब्रेन के बाद सेल वॉल भी हो सकती है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन है तो इसकी एक पूरी क्या है, एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनी होती है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, फिर उसके बाद उसके अंदर सेल ऑर्गेनेलीज भी हो सकती हैं, एब्सेंट भी हो सकती हैं, प्रेजेंट भी हो सकती हैं, फिर उसका जेनेटिक मैटेरियल होता है, तो उस सेल मेम्ब्रेन के भी कुछ फंक्शन होते हैं। तो बहुत ही एक ऑर्गेनाइज्ड वे में एक सेल मेंटेन होती है, लेकिन वायरस के पास ऐसा कुछ नहीं होता, इसीलिए इनको नॉन सेलुलर बोलते हैं। तो ये मोस्ट प्रिमिटिव है, नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस एजेंट हैं। तो ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं। इनके अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है, और प्रोटीन होता है, दो मेन चीजें इनके अंदर पड़ी होती हैं। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड होता है जो जेनेटिक मटेरियल है,
ठीक है, वो न्यूक्लिक एसिड की फॉर्म में ही होता है। न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में हम आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो ये स्मॉलर होते हैं बैक्टीरिया से भी बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, और इनको बहुत ही हाई पावर जो माइक्रोस्कोप होते हैं, जिनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की जो बम्बार्डमेंट होती है वो सरफेस के ऊपर होती है, उससे इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं, पूरी इमेज बनती है, वो एक अलग कंसेप्ट हो गया। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज करके ही हम क्या करते हैं, इनको देख सकते हैं, इनकी डिटेल स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं। इनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए हो सकता है, दोनों में से कोई भी एक होगा, लेकिन होगा एक ही। अगर हम अपनी बात करें, जो हमारी सेल है, जो हायर ऑर्गेनिज्म है, उनके अंदर डीएनए भी प्रेजेंट होता है, आरएनए भी प्रेजेंट होता है, लेकिन इनके अंदर या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। ठीक है, अगर ये किसी सेल के अंदर है ना, इन्होंने किसी सेल को इन्फेक्ट किया है, तो वो कैसे होंगे, लिविंग होंगे, उस टाइम पे ये लिविंग होंगे। अगर ये सेल के बाहर पड़े हुए हैं, सेल पे नहीं है, तो ये कैसे होंगे, नॉन लिविंग होंगे। मतलब जब ये किसी सेल के अंदर चले जाते हैं, किसी बॉडी के अंदर चले जाते हैं, तो ये एज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को परफॉर्म करते हैं, वहां पे अपनी एक्टिविटी शो करते हैं। अगर इनके कोई सेल नहीं मिल रही है, कोई होस्ट नहीं मिल रहा है, तो ये बाहर पड़े हुए हैं, तो ये नॉन लिविंग होते हैं, किसी भी तरह की एक्टिविटी शो नहीं करते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। तो ये प्लांट्स के अंदर भी पाए जाते हैं, प्लांट्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन कोज करते हैं, एनिमल्स के अंदर भी इन्फेक्शन कोज करते हैं, और बैक्टीरिया को भी नहीं छोड़ते, वहाँ पे भी क्या है, इन्फेक्शन कोज करते हैं। और ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया के ऊपर इन्फेक्शन करते हैं, बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं, ऐसे बैक्टीरिया को बोलते हैं बैक्टीरियोफॉज। कई बार आपको इसके बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो बहुत बार बैक्टीरियोफॉज क्या है, नाम आएगा आपके पास, +1 में भी आएगा और +2 में भी आएगा। तो आपको नाम याद रखना है, बैक्टीरियाफॉज एक ऐसा वायरस होता है जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है, उसके ऊपर ग्रो करता है। तो वायरस इस तरह के होते हैं। वायरस से भी एक छोटे एजेंट होते हैं, जिनको बोलते हैं विरोइड्स। विरोइड्स क्या होते हैं, ऐसे इन्फेक्शियस एजेंट जो कि बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं। तो ये वायरस से भी स्मॉल होते हैं, स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस एजेंट हैं। इनके पास सिर्फ क्या होता है, आरएनए होता है। वायरस के पास डीएनए भी और आरएनए भी होता है, लेकिन इनके पास क्या है, सिर्फ आरएनए ही होता है। आरएनए में भी क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड लगे होते हैं, और जो कि प्रोटीन से सराउंडेड होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड के बारे में भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन आपको बता देता हूँ। न्यूक्लियोटाइड होता है जब एक बेस, नाइट्रोजनस बेस जुड़ा होता है, ठीक है, एक शुगर जुड़ी होती है, इस तरह से एक पेंटोज शुगर होती है, पेंटोज शुगर, इसको हम 5 कार्बन, 5 कार्बन की एक रिंग होती है पूरी शुगर की। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक नाइट्रोजनस बेस लगा होता है, कोई भी एक नाइट्रोजनस बेस लगा होगा, ठीक है, और एक साइड पे क्या होगा, यहाँ पे फास्फेट ग्रुप लगा होगा। ये जो स्ट्रक्चर होती है पूरी की पूरी, ये जो पूरी स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। तो ये किसका बना होता है, न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ होता है। तो ये जब बहुत बार जुड़ जाते हैं, पॉली न्यूक्लियोटाइड बना देते हैं। हम आगे इसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो वायरस इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं, विरोइड्स उससे भी छोटे होते हैं। तो हमने बात की थी वायरस के बारे में। वायरस को हमने पहले डिस्कस किया था कि सेल के बाहर ये नॉन लिविंग होते हैं और सेल के अंदर ये लिविंग होते हैं। तो ये क्या है, इसके अभी तक इसको अच्छी तरह से क्लासिफाई नहीं कर पाया है कि इसको साइंटिस्ट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म माने या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म माने। इसीलिए इसको अभी कहीं पे भी नहीं रखा गया है, क्योंकि इसके अंदर दोनों ही कैरेक्टर मिलते हैं, लिविंग कैरेक्टर्स भी मिलते हैं और नॉन लिविंग कैरेक्टर भी मिलते हैं। इसीलिए इनको ऐसे भी कहा जाता है कि ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, और एक इनके लिए बायोलॉजिकल पजल भी है एक तरह से साइंटिस्ट के लिए, कि इसको लिविंग माने या नॉन लिविंग माने। तो इसलिए इसको कहीं भी ग्रुप में नहीं रखा गया है, इसको एक सेपरेट ही रखा गया है। कुछ एक इसके लिविंग कैरेक्टर और नॉन लिविंग कैरेक्टर वो देख लेते हैं। लिविंग कैरेक्टर में क्या है, जैसे कि इनके पास अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल है, तो इनके पास अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल है, तो क्या है, लिविंग है, मीन्स इनका अपना एक जेनेटिक मेकअप है, अपने जीन्स प्रेजेंट इनके पास।
ठीक है, इनके अंदर म्यूटेशन हो सकती है। अब देखिए म्यूटेशन क्या होती है, म्यूटेशन का मतलब होता है चेंज इन डीएनए या चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। अगर किसी के अंदर जेनेटिक मटेरियल हो के अंदर चेंज आ रहा है, कोई ऑर्गेनिज्म है, अगर उसके जेनेटिक मटेरियल के अंदर चेंज आ रहा है, तो उसका मतलब क्या है, उसका जेनेटिक मटेरियल एक्टिव है और वो क्या कर रहा है, म्यूटेशन उसके अंदर हो सकती है, मतलब उसके अंदर पॉसिबिलिटी है कि उसके अंदर चेंजेस आ सकते हैं। और कोई भी ऑर्गेनिज्म है तब सर्वाइव ज़्यादा बेटर करता है उसके लिए, अगर उसके अंदर चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि तभी एवोल्यूशन होता है। अब ऑर्गेनिज्म, अगर हम हायर ऑर्गेनिज्म की बात करें जैसे ह्यूमंस हैं, तो ये भी कैसे बने हैं, एवोल्यूशन से बने हैं, म्यूटेशन होने से बने हैं। ठीक है, तो जो हमारे एंसेस्टर रहे होंगे वो भी कभी प्रोटिस्ट, बैक्टीरिया वगैरह, फंजाई वगैरह रहे होंगे। तो वहीं से क्या है, हम सब भी क्या है, इवोल्व हुए हैं, म्यूटेशन की वजह से हुए हैं। ठीक है, क्योंकि ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं होस्ट के अंदर। हमने अभी बताया था कि जो होस्ट के अंदर क्या है, लिविंग होते हैं, तो ये अपनी कॉपीज बनाते हैं। ठीक है, जैसे हम आप पढ़ रहे हैं वायरस को, वायरस फैल रहा है, वायरस कब फैल रहा है, जब वो अंदर जाता है तो मल्टीप्लाई करता है, बढ़ता रहता है, बाहर वो नहीं टिकता। हमने पढ़ा है कि जो कोरोना वायरस है, मेटल के ऊपर इतने घंटे तक रहता है, ठीक है, वुड के ऊपर इतनी देर तक रहता है, ठीक है, किसी बॉडी सरफेस पे इतनी देर तक रहेगा। हम क्यों कहते हैं, क्योंकि सेल के बाहर, किसी भी लिविंग सेल के बाहर वो एक तरह से नॉन लिविंग हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। जब तक वो सेल के अंदर है तभी वो काम कर सकता है। उसका जो जेनेटिक मटेरियल है यूवी रेडिएशन से डिस्ट्रॉय हो सकता है, तो बैक्टीरिया क्या है, डिस्ट्रॉय हो सकता है यूवी रेडिएशन से। तो इसका मतलब क्या है, वो लिविंग है। तो ये कुछ लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके। अब नॉन लिविंग क्यों कहते हैं इनको, इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके पास कोई एक सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, इनका जो है ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर नहीं है। दूसरा है, ये इनएक्टिव होते हैं आउटसाइड द होस्ट। तो सेल के बाहर ही हमेशा इनएक्टिव होते हैं, कोई किसी भी तरह का मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकते। इनके पास अपना खुद का एंजाइम सिस्टम नहीं होता। तो ये क्या है, इसलिए इनको हम नॉन लिविंग बोल देते हैं। इनको जमाया जा सकता है, क्रिस्टल की फॉर्म में बनाया जा सकता है। ठीक है, दे कैन बी क्रिस्टलाइज्ड एंड स्टोर्ड लाइक क्रिस्टल। जैसे क्रिस्टल्स को हम क्या है, स्टोर कर सकते हैं। क्रिस्टल क्या होते हैं, सॉलिड स्ट्रक्चर्स होती हैं डिफरेंट शेप साइज की, तो उनको हम स्टोर कर सकते हैं, क्रिस्टल कर सकते हैं। इसीलिए वायरस क्या है, नॉन लिविंग है, ये रेस्पायर नहीं करते। तो ये कुछ एक कैरेक्टर्स थे जिससे हम कह सकते हैं कि लिविंग भी होते हैं और नॉन लिविंग भी। ये कह सकते हैं कि ये दोनों के अंदर कनेक्टिव लिंक की तरह काम करते हैं। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दी गई है, ये क्या है, बैक्टीरिया की, सॉरी, बैक्टीरियोफाज की एक वायरस की स्ट्रक्चर दी गई है। तो इसके ऊपर जो ये होता है, ये रीजन, इसको बोलते हैं हेड रीजन। इसका ये क्या है, इसका हेड रीजन है। और इसकी जो बाहर की सारी कवरिंग है, इसको बोलते हैं कैप्सिड। इसकी जो बाहर की कवरिंग है सारी की सारी, इसको क्या बोलते हैं, कैप्सिड बोलते हैं। और ये इसके अंदर जो दिखाया गया है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए। इसके अंदर ये क्या है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं कोलर। तो ये क्या हो गया, इसका कोलर हो गया। और ये इसका जो रीजन होता है, ये सारे का सारा रीजन, ये होता है इसका टेल रीजन, इसको बोलते हैं टेल रीजन। ठीक है, इसके अंदर ये शीट प्रेजेंट है। ठीक है, ये इसकी जो टेल फाइबर हैं ये सारे प्रेजेंट हैं। तो इस तरह से क्या है, स्ट्रक्चर होती है, अलग अलग वायरस की अलग अलग स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पे एक सिंपल डायग्राम दिखाया गया है, एक बैक्टीरिया फाज को बताने के लिए, समझाने के लिए कि किस तरह से इसकी जो बॉडी की स्ट्रक्चर होती है। तो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन खत्म होता है। इसके बाद हम किंगडम प्लांट को और किंगडम एनिमलिया को सेपरेट चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।